गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए भाग द्वितीय के ऑप्शनल पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में गत कक्षा में हमने पढ़ा कि मध्यकालीन भारत में कर व्यवस्था किस प्रकार थी। आज हम मध्यकाल में व्यापार की दशा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, रोमन साम्राज्य के पतन होने के पश्चात भारत में वाणिज्य एवं व्यापार में गतिरोध आ गया था। रोमन व्यापार के साथ भारत को बड़े पैमाने पर मुनाफा हुआ करता था। यह बात अरबों के भारत पर आक्रमण से पूर्व की है। इस्लाम के उदय से भारत के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा, विशेषकर जमीन के रास्ते से होने वाले व्यापार पर। परंतु पश्चिम एशिया, अफ्रीका में शक्तिशाली अरब साम्राज्य के बाद स्थिति बदली और भारतीय कपड़ों मसालों के लिए अमीर अरब शासकों की मांग बढ़ने लगी तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उनका व्यापार भी बढ़ा। परंतु कठिन यात्रा और असुरक्षा से व्यापार एवं वाणिज्य का ह्रास होने लगा। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार के कारण श्रेणी, जो कि व्यापारियों के संगठन कहलाते थे, कमज़ोर पड़ने लगे और जाति और उपजातियों का प्रादुर्भाव हुआ। अधिकांश व्यापार वैश्य वर्ग के हाथों में आया, जो जैन धर्म के समर्थक थे। समुद्र यात्रा पर धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, अर्थात भारतीयों को बाहर की यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा जाने लगा। इसका आधार केवल धार्मिक था। पश्चिम के साथ व्यापार 10वीं शताब्दी के बाद तेजी से हुआ। इस व्यापार में दक्षिण भारत और बंगाल की मुख्य भूमिका थी, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र थे। उत्तर भारत के मध्य होने वाला व्यापार मारवाड़ियों गुजरातियों के हाथ में था। मुस्लिम बोहरा भी व्यापार करते थे। कुछ बंदरगाह थे, जैसे भड़ौच, खंबात, मुल्तान, लखनौती। ये बंदरगाह के साथ नगर भी थे। बंगाल और गुजरात के शहर बढ़िया किस्म के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। गुजरात का खंबात कपड़ों तथा सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल का सोनार गांव रेशम एवं महीन सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। सल्तनत काल में व्यापारियों के कई वर्ग पाए जाते थे, जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का व्यापार करते थे। इन व्यापारिक समुदायों के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जैसे बक्काल, जो केवल अनाज के व्यापारियों के लिए ही नहीं परंतु संपूर्ण वैश्य व्यापारियों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता था। बाजारियान शब्द का प्रयोग दुकानदारों के लिए किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं व्यापारियों, विशेषकर जमाखोरों, चोर बाजारों को उत्पीड़ित करके बाध्य किया कि वे बुरी आदतें छोड़ दें। दलाल सल्तनतकालीन व्यापारी समुदाय में क्रेता एवं विक्रेताओं के मध्य लेन देन करने की भूमिका निभाते थे और दोनों से कमीशन लिया करते थे। बंजारे न केवल सेना के साथ ही चलते थे, बल्कि विभिन्न प्रदेशों से माल लाकर शहरों में पहुंचाया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में राज्य की ओर से बंजारों की इस आशय से नियुक्ति हुई कि खलिहानों से जाकर किसानों से अनाज खरीदकर दिल्ली की मंडियों व अनाज भंडारों में अनाज पहुंचा दें।
अपनी निजी आय की वृद्धि के लिए दिल्ली के कुछ सुल्तान भी व्यापार करते थे। वे विदेशों में अपने प्रतिनिधियों को घोड़े, दास दासियों, विविध प्रकार की वस्तुएं क्रय करने के लिए भेजा करते थे। स्वयं सुल्तान इल्तुतमिश दासों का व्यापार करता था। फिरोज तुगलक आइन उल मुल्क की सहायता से दासों का व्यापार करता था। वो वस्त्र खरीदने के लिए भेजे जाते थे। इस समय हजारों की संख्या में दासों को कारखानों में लगाया और उनसे उत्पादित माल को बेचकर सुल्तान लाभ कमाता था। इस काल में व्यापारी कई कारणों से जमाखोरी करते थे, जिसके दो कारण थे। एक, मार्गों का असुरक्षित होना, मौसम की अनिश्चितता तथा ढुलाई का अत्यधिक मूल्य। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में सर्वसाधारण के उपयोग वाली सभी आवश्यक वस्तुओं पर एक अधिकार समाप्त करने का प्रयास किया। सुल्तान ने कारवानियों को बाध्य किया कि वे अपने परिवारों, संपत्ति, मवेशियों के साथ यमुना के किनारे स्थित गांवों में आकर बस जाएं। इन व्यापारियों के लिए अनिवार्य था कि वे अपने नाम शहना-ए-मंडी के यहाँ पंजीकृत कराएं। सुल्तान ने जमाखोरी को रोकने और दिल्ली के बाज़ारों में व सरकारी अनाज के गोदामों में निरंतर अनाज पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने इतनी सख्ती की कि व्यापारी, गांव वाले, बंजारे आदि एक मन गल्ला भी अपने पास जमा नहीं रख सकते थे। यदि कोई चोर बाजारी करने के लिए अनाज एकत्र करता था तो अनाज सरकार की ओर से जब्त कर लिया जाता था। इस तरह प्रशासन ने व्यापारियों द्वारा कालाबाजारी एवं चोर बाजारी को बंद करवा दिया। घोड़ों के वर्गीकरण और मूल्य निश्चित करने के लिए नियम बनाए गए। जो घोड़े सेना के लिए दीवान में पेश किए जाते थे, उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। उनके मूल्य निर्धारित कर सूची दलालों को दे दी जाती थी। प्रथम श्रेणी के घोड़े, द्वितीय श्रेणी के घोड़े एवं तृतीय श्रेणी के घोड़े क्रमशः घटते क्रम में मूल्य निर्धारित किए गए। स्वयं सुल्तान घोड़ों के मूल्य निर्धारण में रुचि लेता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों में गुप्तचर नियुक्त कर दिए थे, जिनके भय से व्यापारी एवं दुकानदार मनमाने ढंग से क्रय विक्रय नहीं कर सकते थे। वे सदैव सावधान और भयभीत रहते थे। इस प्रकार सुल्तान ने अपनी नवीन आर्थिक नीति के द्वारा एक ओर तो बाजार में प्रत्येक वस्तु के मूल्य को निर्धारित करके मूल्यों को बढ़ने नहीं दिया, तो दूसरी ओर उसने मुनाफाखोरों, चोर बाजारियों, जमाखोरों, दलालों, व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाकर राज के नियमों द्वारा उनका कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी से पहले घोड़ों के व्यापारियों और दलालों ने आपस में मिलकर घोड़ों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर रखा था। प्रारंभ में सुल्तान ने उन्हें एकाधिकार को समाप्त करने का निर्णय किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली, पर उसने उनकी सेवाएं लेना प्रारंभ कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके बाजार संबंधी नियम भी समाप्त हो गए और व्यापारियों ने पुरानी परंपराओं को अपनाना पुनः शुरू कर दिया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दाम काफ़ी बढ़ गए थे, जिसका एकमात्र कारण था अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद किसी भी सुल्तान ने मूल्यों को नियंत्रित करने की नीति नहीं अपनाई और बाजार को व्यापार एवं दलालों के हाथों में छोड़ दिया। इस प्रकार सुल्तानों की ओर से आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति के दुष्परिणाम हुए।
सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में व्यापारियों से 36 कर लिए जाते थे। उनमें 9 कर किसी न किसी प्रकार से व्यापारियों से वसूल किए जाते थे। इनमें भी 8 कर तो प्रत्यक्ष ढंग से व्यापारियों से वसूल किए जाते तथा अन्य दुकानदारों एवं बाजारियों से वसूल किए जाते थे, जिनमें से मुख्य कर इस प्रकार थे: दालाल बाजारहा दलालों पर कर, कसाईयों पर कर, अनाज पर चुंगी। दुकानदारों को अनेक कर देने पड़ते थे, जैसे साग सब्जी पर कर, फूल बेचने वालों पर कर, पान बेचने वालों पर कर, मछली बेचने वालों पर कर, भुने हुए चने या भुने हुए अनाज पर कर, सार्वजनिक भूमि पर उपयोग करने वालों पर कर, साग सब्जी व फल बेचने वालों पर कर, अफीम बेचने वालों पर 4 प्रकार के कर लगा रखे थे। ब्याज पर ऋण देने की प्रथा भी प्रचलित थी। ऋणी और ऋणदाता के मध्य ऋण पत्र लिखे जाते थे। सरकार ब्याज दर निर्धारित नहीं करती थी, बल्कि ऋण का भुगतान नहीं करने पर ऋण लेने वालों के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई के नियम निर्धारित करती थी। व्यापार व विनिमय के विकास के लिए शांति, सुव्यवस्था, यातायात के सुलभ साधन, अच्छी सड़कें आदि की बड़ी आवश्यकता थी। बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक ने व्यापारी मार्गों की सुरक्षा की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी के समय खुद तथा मुकद्दम व्यापारियों की सुरक्षा के लिए मार्ग पर खड़े रहते थे। मोहम्मद तुगलक के समय जबकि आंतरिक दशा बहुत खराब थी, राज्य की ओर से संरक्षण प्राप्त होने के कारण व्यापारियों के विभिन्न वर्गों ने बड़ी उन्नति की। भारत में निर्मित होने वाली या उत्पादित होने वाली वस्तुओं की खपत न केवल भारत में ही थी, बल्कि विदेशों में भी बहुत सी वस्तुओं की मांग होती रहती थी, जो कि विभिन्न वर्गों द्वारा की जाती थी। साथ ही वस्तुओं का आयात भी करना पड़ता था। आंतरिक एवं बाहरी व्यापार प्राचीन काल से ही होता रहा है और यह व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से दक्षिण पश्चिम यूरोप, मध्य एशिया, सुदूर पूर्व देश, दक्षिण पूर्व एशिया आदि देशों से रहे हैं। उत्तर भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना के बाद तथा दक्षिण की तरफ अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक के राज्यों के कालों में साम्राज्य के विस्तार होने के बाद दक्षिण में बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों की स्थापना तथा वहाँ विदेशी मुसलमानों के बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभाव से आंतरिक एवं विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक और आंतरिक और विदेशी व्यापार की वृद्धि की मात्रा में वृद्धि हुई। दूसरी और 14वीं शताब्दी के अंत में अरब सागर में अरबों की प्रभुसत्ता और पुर्तगालियों ने दक्षिण के पश्चिम तट पर अनेक बंदरगाहों पर आधिपत्य स्थापित कर व्यापार अपने हाथों में ले लिया। यह इस काल की बड़ी विशेषता रही। इस काल में मुद्रा प्रणाली के विकास के साथ साथ धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हो गई। सभी व्यापार मुद्रा में होने लगा। हुंडियों के माध्यम से व्यापार हुआ करता था, जो कि एक प्रकार के लिखित आदेश का आश्वासन पत्र होता था, जिसके द्वारा क्रेता विक्रेता को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर माल के मूल्य का भुगतान करना होता था। चूँकि इस समय मार्ग असुरक्षित थे, अतः मुद्रा लेकर चलना असंभव था। इससे क्रेता और विक्रेता दोनों को सुविधा हो जाती थी। बड़े बड़े व्यापार उधार पर चलने लगे। इस काल में मुद्रा का प्रचलन बढ़ा, हुंडियों का प्रचलन भी बढ़ा। इस काल में विविध वस्तुओं के लिए पृथक पृथक बाजार और मंडियां हुआ करती थी, जो कि शहर के बीच में या किसी सुविधाजनक स्थान पर होती थी। इन मंडियों में थोक एवं खुदरा व्यापार होने लगा। दासों का क्रय विक्रय होता था। गुजरात एवं बंगाल में भी दासों के बाजार थे। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास बजाजों का बाजार था। दिल्ली में अनाज, कपड़े, पशुओं की मंडी का भी उल्लेख किया जाता है।
सल्तनत काल में बरनी एवं अफ़ी को छोड़कर अनेक इतिहासकारों की रुचि केवल राजनीतिक विषयों पर रही, अतः इन्हीं के वर्णन के आधार पर व्यापार की जानकारी मिलती है। प्रत्येक शहर व गांव परस्पर आर्थिक साधनों पर निर्भर थे। शहर के लोगों के लिए अनाज व कच्चा माल गांवों से आया करता था। जब किसान को नकदी में लगान व अन्य करों का भुगतान करने के लिए प्रशासन ने बाध्य किया तो उन्हें अपना अनाज शहरों में बेचकर मुद्रा प्राप्त करनी पड़ती थी। इस काल में आयात की प्रमुख वस्तुओं में उच्च वर्ग की विलासिता के प्रसाधनों के अतिरिक्त घोड़े, दास व खच्चर इत्यादि थे। विलासिता की बहुमूल्य वस्तुओं में रेशम के वस्त्र, मखमल, कढ़े हुए पर्दे, सजावट की वस्तुएं प्रमुख थी, जो चीन, इराक, सिकंदरिया से आयात की जाती थी। आयात की दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु घोड़े थी। मुल्तान में घोड़ों का इतना बड़ा बाजार था कि विदेशों से यहाँ घोड़े लाए और बेचे जाते थे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि भारत के संसार के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन थे। पूर्व मध्यकाल में इस्लाम के अभ्युदय एवं लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर पर अरबों का प्रभुत्व होने से यूरोप से प्रत्यक्ष रूप से समाप्त हो गया, किंतु फिर भी भारतीय माल पाश्चात्य देशों में पहले की तरह पहुंचता रहा। सौदागर भारतीय माल को लाल सागर के तटों से होते हुए भूमध्य सागर के देशों में पहुंचाते थे। भारतीय माल मलाया के द्वीप, पूर्वी एशिया में चीन, प्रशांत महासागर के देशों को अरब सौदागरों के माध्यम से पहुंचाता था। थल मार्ग से भारत मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, मुल्तान, खैबर दर्रा, कश्मीर के मार्गों से जुड़ा हुआ था। निर्यात वस्तुओं की सूची में बहुमूल्य रत्न, सुगंधित तेल, अद्भुत पक्षी, जानवर, मसाले, दवाएं आदि शामिल थी। इनके अतिरिक्त चाय और चीनी के साथ तकिए, रजाइयाँ, चमड़े की वस्तुएं, सोने के बर्तन, हाथी दांत, चंदन की लकड़ी मुख्य थी। 15वीं शताब्दी में चीन में सूती कपड़ों और कपास की बड़ी मांग थी। शेर शाह सूरी के समय बहुत से प्रांत और जिलों की सीमा पर तथा प्रत्येक प्रमुख मार्ग पर कर वसूल किया जाता था। उनको हटाकर व्यापार वाणिज्य को बहुत प्रोत्साहन दिया। उसने यह तय किया कि बिक्री के लिए आने जाने वाली वस्तुओं पर केवल 2 चुंगियाँ लगाई जाएंगी। एक चुंगी तब वसूल की जाती थी जबकि व्यापारिक वस्तुएं उसके राज्य की सीमा में प्रवेश करती थी, और दूसरी चुंगी इन वस्तुओं की बिक्री के स्थान पर लगाई जाती थी। देश में शांति और व्यवस्था स्थापित करके, अनेक सड़कों का निर्माण करके और शुद्ध सिक्के चलाकर शेरशाह सूरी ने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। मुगल काल में बड़े पैमाने पर किसी उद्योग का विकास नहीं हुआ। अधिकांश उद्योग स्थानीय रूप से थे, जो परंपरागत रूप से वंशानुगत हस्तांतरित किए जाते रहे। कई शाही कारखाने भी थे जो फारस देश के ढंग के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा स्थापित किए गए थे। उस समय जो महत्वपूर्ण उद्योग थे उनमें सूती वस्त्र उद्योग, ढाका की मलमल का उद्योग, रेशम उद्योग, ऊन उद्योग, तसर, उड़ीसा तसर के लिए प्रसिद्ध रहा था, रंगाई व कैलिको छपाई, कैलिको अर्थात कोरा कपड़ा, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सोना चांदी से संबंधित कार्य, शीशा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि थे। प्रत्येक गांव में आंतरिक व्यापार के तहत एक छोटा बाजार होता था। समय समय के मेलों में पर्याप्त व्यापारी आते थे। फेरी लगाकर बेचने वाले भी व्यापारी पर्याप्त रूप में थे। इसके अतिरिक्त राजपूताने के प्रसिद्ध बंजारे थे जो अनाज, चीनी, नमक, मक्खन आदि वस्तुएं बैलों पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचते थे।
व्यापार जल एवं थल दोनों प्रकार से होता था। माल व सामान अधिकतर सड़कों से ले जाया जाता था। व्यापारियों पर स्थान स्थान पर पर्याप्त मात्रा में चुंगी लगाई जाती थी। अकबर ने इनमें से कुछ चुंगियों को समाप्त भी कर दिया था। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए यद्यपि चोर डाकू लुटेरों की दंड की व्यवस्था थी, परंतु फिर भी व्यापारी काफिलों में शस्त्रों सहित यात्रा करते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत यद्यपि यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे, लेकिन वहाँ भारतीय वस्तुओं की मांग 13वीं शताब्दी के बाद हुई। अरबी एवं तुर्की शासक वर्ग के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का प्रभाव यूरोप के शासक वर्ग पर भी पड़ा तथा रेशम, हीरे जवाहरात, इत्र, फूल, दवाइयाँ, चीनी मिट्टी, कपड़ों आदि महंगी चीज़ों की रुचि बढ़ी। यूरोप में मसालों की मांग भी बहुत थी। भारतीय बाजारों से सामान ले जाने वाले व्यापारी ज़्यादातर अरब थे, हालांकि भारतीय व्यापारी भी यह कार्य करते थे। 15वीं शताब्दी के आरंभ से पुर्तगालियों का व्यापार हेतु भारत में आगमन शुरू हो गया। राजकुमार हेनरी ने 1418 से ही हर साल 2-3 जहाज भारत और चीन के लिए सीधे समुद्री मार्ग की तलाश में भेजने शुरू कर दिए थे। बार्थोलोम्यू दियाज ने 1487 में केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर यूरोप और भारत के बीच सीधे व्यापार की आधारशिला रखी। वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुंचकर इस तरह व्यापार महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभ में पुर्तगालियों का ही भारत के साथ व्यापार में एकाधिकार रहा। इस एकाधिकार को बनाए रखने के लिए किलों का निर्माण किया। व्यापार की सुरक्षा के लिए राज्य की स्थापना भी करने लगे। गोवा को पुर्तगालियों ने अपना केंद्र बनाया। विदेशी व्यापार और पूर्ण एकाधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने गोवा के बाद धीरे धीरे दमन, दीव और गुजरात में भी स्थिति मजबूत कर ली। इस प्रकार मध्यकाल में व्यापार अरबों से पूर्व, अरबों के पश्चात एवं पुर्तगालियों के आगमन तक चलता रहा। इस व्यापार ने समय समय पर अनेक उतार चढ़ाव देखे। तो भारत में मध्यकाल में व्यापार थल एवं स्थल एवं जल मार्ग दोनों से होता था। सुदूर पश्चिम, दक्षिण पूर्व एशिया आदि देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थापित था। आंतरिक व्यापार भी होता था। अलग अलग शासकों ने अलग अलग नीतियों के द्वारा व्यापार को बढ़ाया।